नमस्कार, संजीवनी एस में आपका पुनः स्वागत है। हम फिर से उपस्थित हो गए हैं एक नए टेस्ट पेपर के साथ। हम उत्तराखंड डेली टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और इसके अंतर्गत ये दूसरा टेस्ट पेपर है। इसमें हमेशा की तरह 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तराखंड के संबंध में और इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है उत्तराखंड के तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्वेश्चन पेपर के माध्यम से पूरा कर लेना। और निश्चय ही इन टेस्ट सीरीज का आधार ज्ञान गंगा एवं संपूर्ण एवं विस्तृत उत्तराखंड नामक जो है एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए अपना टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न बोर्ड में आ गया है और प्रश्न है कि चंद शासनकाल में बुटकरा गांव किन्हें कहा जाता था। पहला विकल्प है सरकार द्वारा साधुओं की आजीविका के लिए निर्धारित गांव। दूसरा विकल्प है सरकार द्वारा भिखारियों के लिए निर्धारित गांव। विभिन्न विभागों के व्यय के लिए चुने गए गांव और उपरोक्त तो सभी विकल्प गलत हैं। तो देखिए चंद इतिहास में हमने क्या सीखा। तो हमने देखा कि अलग अलग राजाओं के टाइम पर नए नए विभागों को सृजित किया गया और इस प्रकार से विभागों की संख्या ज्यादा हो गई और उनके वित्त की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। तो इस समस्या के समाधान के लिए चंद राजाओं ने एक अच्छी सी युक्ति निकाली। उन्होंने किसी विभाग विशेष के लिए, यानी कि कोई एक विभाग है तो उस विभाग का जितना भी खर्चा लगेगा ना, उसके लिए कुछ गांव की आय को यानी राजस्व को निर्धारित कर दिया। तो ऐसे गांव जिनकी आय को केवल किसी विभाग के लिए खर्चा किया जाता था तो चंद इतिहास में उसको बुटकरा गांव कहते थे। बुटकरा गांव तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है चंद साम्राज्य की और इसलिए हमारा विकल्प तीसरा यानी ग सही है। चलिए अब अपने नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न आ चुका है, उत्तराखंड में पाषाणकालीन किस स्थल से कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मलारी गांव, दूसरा ऑप्शन है हमारा माणा गांव, तीसरा है पुरोला गांव और चौथा है हल्द्वानी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो ऑप्शंस है ना चारों में, तो देखिए क्या हुआ है कि जो एक विद्वान है जिनका नाम है शिव प्रसाद डबराल, तो इन्होंने क्या किया ना, ये गढ़वाल हिमालय से एक जगह है जिसका नाम है मलारी। तो मलारी गांव से इनको ना महापाषाणकालीन शवाधान प्राप्त हुए हैं जो कि उत्तराखंड को एक अति महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थल बनाते हैं। तो इनकी क्या विशेषता रही है ना, इन जो शवाधान है, पशुओं के भी शवाधान है यहाँ पे, तो शवों के ऊपर और बगल में कई वस्तुएं रखी गई हैं। तो वो तो डेली जो नीड्स की जो वस्तुएं हैं वो तो रखी गई हैं, लेकिन साथ में खास बात है यहां से एक स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट, और जो कि 5.2 kg का है, 5.2 kg का है। और इसके अलावा एक कांसे का कटोरा मिला है, कांसे का कटोरा मिला है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मलारी से ये दो चीजें मिली हैं, तो इसलिए हमारा जो उत्तर है क यानी कि मलारी गांव। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अपनी मुद्राओं पर अपना नाम लिखवाने वाला पहला कुलिंद राजा कौन था। तो ऑप्शन है हमारे धनभूति, अमोघभूति, विजदेव और अग्रराज। तो देखिए याद कीजिए हमने कुलिंद राज्य के बारे में बात की थी और हमने ये कहा था कि ये उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति है, यानी कि उत्तराखंड की धरती पे जो साम्राज्यवादी जो शासन किया था जिसने, वो यही है, यानी कि राजनीतिक पॉलिटिकल पावर है। और इसमें तमाम राज्यों के बारे में बात की थी हमने और ये भी सीखा था कि कुलिंदों की जानकारी के तमाम प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी मुद्राएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे अधिक जानकारी देने वाली हैं और सबसे ज्यादा प्रामाणिक जानकारी देने वाली हैं। तो हमने इनकी मुद्राओं को देखा था और हमने कहा था कि इनकी मुद्राओं को ना दो काल के हिसाब से, यानी समय के हिसाब से दो हिस्सा बांट सकते हैं। एक तो है पूर्ववर्ती कुलिंद मुद्राएं और एक है पश्चिमवर्ती या परवर्ती कुलिंद मुद्राएं। तो देखिए इनका जो समय माना गया था वो माना गया था, याद कीजिए हमने सीखा था 200 से लेके 175 BC इसका समय निर्धारित किया था और हमने इसका समय निर्धारित किया था 175 BC से लेके लगभग 300 AD के बीच में, ठीक है ना। इस काल में जितनी भी मुद्राएं मिलती हैं तो उन राजाओं ने अपनी मुद्राओं पर अपना नाम नहीं लिखाया, बल्कि उनकी मुद्राओं में ना एक नाम मिलता है कुलिंदस्य या कादस्य, ठीक है ना, ये नाम मिलता है।
तो ये कुड़िंदस्य कादस्य असल में माना जाता है कि उस टाइम पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और राजा लोग अपना नाम ना लिखकर सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीति में जो अंग होता है वो प्रजा होती है, उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये नाम लिखवाए। तो काद या कुड़िंद मतलब एक प्रजाति या जाति को या समुदाय को संबोधित कर रहा है। और दूसरे वर्ग की जो मुद्राएं हैं तो इनकी विशेषता ये थी कि राजा ने अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया था, यानी कि गणतंत्र अब राजतंत्र में कन्वर्ट हो रहा है। और इस दौरान कई ढेर सारे राजाओं के नाम हमें मिलते हैं, जैसे कि अग्रराज है, धनभूति है, धनभूति सेकंड है, धनभूति सेकंड है, अमोघभूति है, अमोघभूति है, ढेर सारे राजा हैं, है ना। तो उसकी विशेषता यह है कि अग्रराज वो पहला राजा था जिसने अपने सिक्कों में अपने नाम लिखवाए थे, इसलिए हमारा आंसर डी जो है वो सही है। और ये रहा हमारा कुड़िंद वंश। तो ये रहे इसके लिए नोट्स, आपके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हम आगे बढ़ते हैं। शायद आपको परेशान करे, मैं इसको थोड़ा सा अलग रख देता हूं, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कत्यूरी राजकुमार ने डोटी राज्य में यानी कि पश्चिमी नेपाल में जो था मल्ल राज्य की नींव डाली थी? शमशेर मल, निरंजन मल, नागी मल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात हमने क्या सीखी थी? हमने ये कहा था कि जो कत्यूरी थे ना, तो कत्यूरी उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक है और ये अपने स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, आज भी जाना जाता है। तो हमने ये देखा था कि कत्यूरी बहुत बड़े साम्राज्यवादी नहीं हो पाए क्योंकि कुछ ही वर्षों तक शासन करने के बाद इनमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। इसका मतलब यह है कि इनके राजकुमारों का जहां मन किया उन्होंने अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया और इनका साम्राज्य बड़ा होने के बजाय टूटने लगा, यानी कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। तो इनका जो पहला विभाजन हुआ ना वो 1279 ईस्वी में हुआ। तो 1279 में त्रिलोकपाल का एक बेटा है जिसका नाम है अभयदेव। तो ये जो अभयदेव है ना, तो ये देखिए ये उत्तराखंड है। तो अभयदेव जो है सीधे सीधे अस्कोट चला गया और जब ये अस्कोट चला गया तो इसने 1279 में अस्कोट में एक नए राज्य की नींव डाली और अपना नाम अभयपाल रख लिया। और अभयपाल के नाम से ही इसका जो राज्य है वो पाल रियासत या पाल वंश कहलाया और इस प्रकार से एक शाखा बन गई। इसी प्रकार से इसका एक भाई था जिसका नाम था निरंजन मल। तो ये जो निरंजन मल है ना, तो इसने भी अपने भाई का अनुसरण किया और ये भी जो है नवीन राज्य की स्थापना के लिए चला गया नेपाल। और पश्चिमी नेपाल जो कि उत्तराखंड से मिला हुआ इलाका था, चिपका हुआ, तो वहां पर इसने एक नए राज्य की स्थापना की और इसके जो वंशज हैं वो मल्ल कहलाए। ठीक इसी की शाखा में एक राजा हुआ जिसका नाम है नागमल या नागीमल। तो इसके दो बेटे हुए, एक का नाम था शमशेरमल, देखिए वो सारे नाम आते चले जा रहे हैं, शमशेरमल, और एक बेटे का नाम था अर्जुन शाही। तो ये देखिए जरा ध्यान से, तो शमशेर मल्ल के जो वंशज है वो मल्ल ही कहलाए, लेकिन अर्जुन शाही के शाही वंश कहलाया। और इस प्रकार से शाही, मल और ये पाल कई प्रकार की शाखाओं में कत्यूर राज्य विभाजित हुआ। तो इसलिए हमारा जो सबसे सही उत्तर है वो है हमारा निरंजन मल। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का, और नोट्स के स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? थमरीकुंड, नंदीकुंड, भुल्लाताल या वासुकी ताल? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर है थमरीकुंड। तो देखिए थमरीकुंड जो है ना पिथौरागढ़ जनपद में है, पिथौरागढ़ जनपद में है। तो पिथौरागढ़ में एक जगह है, विश्व प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है मुंशियारी। तो मुंशियारी में ये झील है, ये वैसे झील नहीं है, एक छोटा तालाब है और ये हरियाली से घिरा हुआ तालाब है ना। और इसमें ना यहाँ पे कस्तूरी मृग जो है इस झील का या तालाब का पानी पीने के लिए आते हैं, इसलिए कस्तूरी मृग के लिए फेमस है और टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके अलावा इसकी खास बात ये है कि ये जो कस्तूरी मृग है तो इसमें ना जब इस क्षेत्र में पानी नहीं बरसता तो यहाँ पे लोग इस कुंड की पूजा भी करते हैं। तो यह है हमारा सही उत्तर थमरीकुंड कौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की प्रमुख औषधियों में से एक दाड़िम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पार्मेलिया, कैम्स फेलिसा, फ्यूनिका ग्रेनेटम, ग्लोरियोसा, वेलिएचिनम और ग्लीसेराइजा ग्लैब्रा। बड़े जबड़ा तोड़ नाम है ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर दाड़िम ज्यादा बेहतर नाम था वैसे तो अगर हम इनके बारे में देखें तो दाड़िम का प्रयोग, एक तो फल भी है हमारे यहाँ दाड़िम, एक खट्टा फल है, अनार की भांति होता है ये,
और दूसरी बात यह कि इसको अलग अलग औषधियों में प्रयोग किया जाता है और घरेलू नुस्खों में भी इसका खूब प्रयोग होता है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, तो अब इसके में कोई ज्यादा नहीं है कहने के लिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं सीधे। और अगला प्रश्न है हमारा, किलांचल पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो देखिए किलांचल पर्वत ना, तो अधिकतर हमारे जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो चमोली जनपद में है, और इसी प्रकार से किलांचल पर्वत भी हमारा चमोली जनपद में ही है। कोई खास विशेषता नहीं, इसलिए सीधे अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, बालखिल्य, गरुड़ गंगा, बिरही गंगा, पाताल गंगा आदि किसकी सहायक नदियां हैं? पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है अलकनंदा और चौथा है काली। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो है अलकनंदा। तो थोड़ा सी बात कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो हुआ ये है कि एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है सतोपंथ पर्वत, और ये जो सतोपंथ पर्वत है, सतोपंथ, तो इसमें एक ग्लेशियर है जिसका नाम है अलकापुरी बांक हिमनद, ये हिमनद है, और यहां से ये नदी बनती है आगे। तो यहां पर एक झील है, लेकिन ये झील ना, ये झील तिकोनी है लगभग ऐसे, और इसका नाम है सतोपंथ झील, सतोपंथ झील है। और सतोपंथ झील से को ये पोषित करते हुए नदी आगे बढ़ती है इस प्रकार से, और कई महत्वपूर्ण स्थल इसमें आते जाते हैं। अब हम पूरा नदी तंत्र के बारे में तो बात करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ना कई प्रयागों को बनाती हुई नदी आगे चलती है, और जब आगे चलती है जैसे इसमें जैसे केशव प्रयाग यहाँ पर आता है, वसुधारा आती है, और बद्रीनाथ मंदिर आता है, हनुमान चट्टी यहाँ पे स्थल आता है। तो आते 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 ना तो दो महत्वपूर्ण प्रयाग यहाँ पे पड़ते हैं, हम उसी में फोकस करेंगे। एक का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और एक का नाम है नंद प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा आकर मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा और धौली गंगा, और यहां पर आती है नंदाकिनी। ठीक है ना, तो नंदाकिनी नदी के आने से नंद प्रयाग बना, और पश्चिमी धौली गंगा नदी को, जिसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, विष्णु प्रयाग बना। तो इन दो प्रयागों के मध्य ही है ना बालखिल्य, गरुड़ गंगा, बिरही गंगा, पाताल गंगा आदि नदियां आकर मिलती हैं, अतः ये नदियां अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने लिखा हुआ है थोड़ा सा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने वर्तमान तक उत्तराखंड के राज्यपाल के पद को सुशोभित नहीं किया है? तो अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्यपाल अभी तक हुए हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, टाइम हो जाएगा। जैसे सुरजीत सिंह बंदाना, सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पॉल और बेबी रानी मौर्य, और इसके अलावा जो है हमारे गुरमीत सिंह। तो ये तमाम राज्यपाल हमारे यहाँ पे हुए हैं, और पहले इनको देख लेते हैं बोर्ड में। तो देखिए इसको ध्यान से, तो रघुनाथ सिंह चौहान तो नहीं है पहले, राइट आंसर हो गया। अच्छा, कुछ और विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए सुरजीत सिंह बंदाना, सुदर्शन अग्रवाल, बनवारी लाल जोशी, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पॉल, बेबी रानी मौर्य, गुरमीत सिंह। तो दो चार बातें करते हैं राज्यपाल के बारे में, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मार्गरेट अल्वा है ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है। इसी प्रकार से अजीज कुरैशी पहले मुस्लिम राज्यपाल हैं। कृष्णकांत पॉल के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि इनके टाइम पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। और भी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन राज्यपाल वाले सेक्शन में इसको करेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में निम्न में से कौन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? अशोक अबेंद्र देसाई, PC वर्मा, BC कांडपाल और KM जोसेफ। तो देखिए अशोक अबेंद्र देसाई भी कार्यवाहक यानी न्यायाधीश रहे हैं, PC वर्मा भी रहे हैं, BC कांडपाल भी रहे हैं। KM जोसेफ जो हैं वो अभी तक उत्तराखंड में कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर चुके हैं, इसलिए सही उत्तर हमारा यही है। अब बात करते हैं आगे, इसके बारे में हमने ज्यादा इसकी वो व्याख्या नहीं की है, तो हम सीधे सीधे अगले प्रश्न में चल पड़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहां स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं रुद्रपुर, हल्द्वानी, डालनवाला और नरेंद्र नगर। तो देखिए उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है ना, ये 21/1/21 को मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था देहरादून के डालनवाला में जगह में। और ये जो इस समय उद्घाटन के समय इसमें 1 करोड़ का राहत कोष की भी बात की गई थी, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता क्या है, थोड़ी ध्यान दे देते हैं। तो जो बच्चे ना कम आयु के होते हैं तो उनको कठोर सजा तो दी नहीं जा सकती, तो
ऐसे अपराधियों को ऐसे थाने में रखा जाएगा और उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं बल्कि विनम्रता से उन्हें अपराधों से दूर रखा जाएगा। इसलिए यहाँ पे काफी खेलने कूदने के लिए और रचनात्मक कार्य करने के लिए, कूदने के लिए खिलौने और बाकी पुस्तकें और तमाम जो है व्यवस्था हो सकती है वो सभी की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो बाल आयोग हैं इसके सदस्य भी रहेंगे, बेहतर काउंसलर भी रहेंगे और इसके अलावा वकील भी रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी सकारात्मक पहल है बच्चों के लिए और हमारा इसलिए सही आंसर है गौ, डालन वाला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये रहा आपका, और फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? करंट का क्वेश्चन है, हम कोई करंट का क्वेश्चन लेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स अलग से हम बात करेंगे क्योंकि ये बदलने वाली चीजें हैं, है ना। तो सीधे से बात कर देते हैं कि इनमें से कोई भी अभी नहीं है और श्रीमती सौजन्या जो है वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। चलिए आगे बात करते हैं। तो राज्य का एकमात्र कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो देखिए जो कामाख्या देवी है ना, कामाख्या, तो इन्हें नारत्व का प्रतीक माना जाता है, नारत्व। और इनका जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो असम में है, असम के गुवाहाटी में, है ना, गुवाहाटी में है। हम में से अधिकांश लोगों को ये बात पता होगी। और एक सेना में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदन मोहन शर्मा। तो जो मदन मोहन शर्मा है ना, तो एक बार देवी, जब वो आर्मी में थे और असम में अपॉइंटेड थे, तो देवी ने इनको दर्शन दिए और देवी की आज्ञा से ही ये अपने गांव आए पिथौरागढ़ में या जनपद में। और उसके बाद इन्होंने ना कुसौली नाम के गांव में देवी का एक मंदिर स्थापित किया, कामाख्या देवी का। और ये उत्तराखंड का एकमात्र कामाख्या देवी को समर्पित मंदिर है। तो हमारा सही उत्तर है पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये रहा इसकी व्याख्या और देख रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नौडूंगा घर किस जनपद में स्थित है? तो इसका उत्तर है चंपावत। तो ये चंपावत नगर का ना निकटवर्ती स्थल है और इस घर की विशेषता ये है कि इसे अगर किसी भी एंगल यानी किसी भी कोने से देखा जाए, किसी भी कोने से देखा जाए तो इसमें ना 9 पत्थर ही दिखाई देते हैं और हमें लोकल भाषा में पत्थरों को ढूंगा कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा नौढूंगा घर। तो चंपावत का ये निकटवर्ती स्थल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, अच्छा ये ले लीजिए व्याख्या और आप देख लें। अगला प्रश्न है, चमोली के माणा गांव के कुल देवता घंटाकर्ण का कौन सा भाग माणा गांव में पूजा जाता है? तो पहला है शीश, दूसरा है भुजा, तीसरा है धड़ और चौथा है पैर। तो देखिए जो घंटाकर्ण देवता हैं, घंटाकर्ण, तो ये इनके बारे में एक अलग से कहानी भी सुनेंगे। तो भगवान शिव और विष्णु दोनों के बहुत बड़े जो है अनुयायी रहे हैं। और जो माणा गांव है चमोली जनपद का, हमारा जो सीमांत गांव भी है, तो वहां के ये कुल देवता माने जाते हैं। और माणा गांव में ना इनका धड़ भाग पूजा जाता है, यानी कि सिर से नीचे का हिस्सा पूजा जाता है और इसलिए सी हमारा सही उत्तर है। तो देखिए यह है इसकी छोटी सी व्याख्या। और अब बात करते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को यक्षों की नगरी कहा जाता है? पहला है हरिद्वार, दूसरा है द्वाराहाट, तीसरा है माणा और चौथा है जोशीमठ। तो देखिए हरिद्वार, द्वाराहाट, माणा और जोशीमठ में से जो सही उत्तर है हमारा माणा है। तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, माणा गांव के बारे में, और हमने इसके बारे में ये कहा था, ये दूसरा प्रश्न है माणा गांव संबंधित। कोई नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, मान ले, ताकि माणा गांव ढंग से याद हो जाए। तो ना ये हमारा चमोली में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर के उत्तर में एक सीमांत गांव है हमारा और इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। तो माना जाता है कि यही वो स्थल है जहाँ से जो पांडव हैं वो स्वर्ग की ओर गए थे। तो इसके कई नाम हैं, जैसे स्वर्ग का मार्ग। इसके अलावा स्वर्ग का मार्ग, इसे यक्षों की नगरी भी कहते हैं, यक्षों की नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मणिभद्र, इसका पुराना नाम है मणिभद्रपुरम, और ये भोटिया जनजाति बाहुल्य इलाका है। और ये जो इलाका है ना, तो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का इलाका है, लेकिन साथ में ये पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर से जैसे व्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा
भीम पुल और ढेर सारे यहाँ पे जो है पर्यटन के स्थल हैं। तो इसलिए यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग पर्यटन के लिए आते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है जो है सी है, यानी माणा गांव। अगले प्रश्न को देखिए, ये इसका एक छोटा सा इंट्रो है और आगे बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस त्योहार के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित माना जाता है? तो जो इसका सही जो ऑप्शन है, दुर्वाष्टमी, अनंत चौदस, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो जो सही उत्तर है हमारा वो है गणेश चतुर्थी। तो क्या है ना कि ये जो भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, तो इसकी चतुर्थी को ये पर्व मनाया जाता है और माना जाता है ना, ये हिंदू का बहुत बड़ा त्योहार है और कुमाऊं गढ़वाल में दोनों ही बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने जो है चंद्रमा के दर्शन किए थे और उनको कलंक लगा था, इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन करना सही नहीं माना जाता है, वर्जित माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये है इसकी व्याख्या पहले और अब बढ़ते हैं आगे। 52 द्वादशी हरियाली मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो 52 हर प्रत्येक वर्ष ना 52 द्वादशी को हरियाली मेला यानी 52 द्वादशी हरियाली मेले का आयोजन किया जाता है और ये रुद्रप्रयाग जनपद के त्रिजुगी नारायण में किया जाता है। और त्रिजुगी नारायण की विशेषता ये भी है कि यहाँ पे माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और पृथ्वीलोक का पहला विवाह भी था, इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग अपने विवाह इस स्थान पर करना अति शुभ मानते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है त्रिजुगी नारायण। यह है इसकी व्याख्या छोटी सी। और अब बात करते हैं 1900 प्रश्न के बारे में। ये कह रहा है कि निम्न पंक्ति पर ध्यान दीजिए, बताइए कि किस प्रकार के गीत का उदाहरण है? पवाणे, बासंती गीत, जागर गीत और बारामासा गीत। तो इसको जो सही उत्तर है वो है बारामासा गीत। बारामासा 12 और माह शब्दों से मिलकर बना है, यानी 12 माह। तो वर्ष में जो 12 माह होते हैं उस समय कौन कौन से ऋतुएं होती हैं, कौन कौन से फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं और जो है फसलें होती हैं, ये तमाम जितने भी गुण होते हैं प्रकृति के वो सभी का वर्णन इन गीतों में किया जाता है। इसके अलावा जो पुरुष जो है काम के कारण पहाड़ों में दूर चले जाते हैं, जैसे सेना में मुख्यतः, तो महिलाएं जो हैं वो अपने प्रिय मिलन की आस से संबंधित जो भावनाएं भी इन गीतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं और इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है बारामासा गीत। तो ये रही इसकी व्याख्या। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यह है कि पहाड़ी चित्रकला निम्न में से किस चित्रकला के एक वर्ग के रूप में विकसित हुई थी? राजपूत चित्रकला, गढ़वाल चित्रकला, पाली शैली और जैन शैली। तो देखते हैं इसको जरा ध्यान से, इसमें क्या खास बात है। तो हुआ ये है ना कि हमारे यहाँ पे ना गढ़वाल पेंटिंग से गढ़वाल चित्रकला एक महत्वपूर्ण चित्रकला विकसित हुई और इसको विकसित तो मोलाराम और उनके अन्य चित्रकारों ने किया था, लेकिन इसको विश्व पटल में लाने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदलाल को जाता है। तो सबसे महान जो इसके चित्रकार हुए वो मोलाराम हुए। और हुआ ये था कि जो ये चित्रकार शुरुआती चित्रकार आए थे ये सुलेमान सिकों के समय पर उत्तराखंड आए थे और यहीं बस गए और उसके बाद उनके जो आने वाले जो वंशज थे उन्होंने चित्रकला को आगे बढ़ाया। तो ये जो गढ़वाल चित्रकला है ना, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं गढ़वाल चित्रकला, तो ये जो गढ़वाल चित्रकला है, चित्रकला तो असल में ये ना पहाड़ी चित्रकला का एक हिस्सा है, पहाड़ी चित्रकला का एक हिस्सा है और पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत तमाम चित्रकलाओं को रखा जाता है, जैसे कांगड़ा शैली, जम्मू शैली, गुलेर शैली आदि आदि। और ना इस पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम भी कहते थे, पहले कांगड़ा कलम भी कहते थे और असल में ये राजपूत चित्रकला का हिस्सा थी, राजपूत चित्रकला का हिस्सा थी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, सरल कर लेते हैं। तो हमने कहा कि राजपूत चित्रकला के अंतर्गत पहाड़ी चित्रकला को रखा गया और ढेर सारी चित्रकलाओं को रखा गया और एक उसका हिस्सा जो है वही हमारा गढ़वाल चित्रकला है, यानी इसका एक वर्ग जो है गढ़वाल चित्रकला के रूप में है। तो प्रश्न पूछा गया कि पहाड़ी चित्रकला निम्न में से किस चित्रकला के एक वर्ग के रूप में विकसित हुई? तो पहाड़ी चित्रकला विकसित हुई हमारी राजपूत चित्रकला के रूप में। तो सही उत्तर है हमारा क। और देख लीजिए इसको फटाफट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि घबराए हुए शब्द किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी, नरेंद्र सिंह नेगी, तोता कृष्ण गैरोला और शिव प्रसाद डबराल। तो देखिए ये जो सही उत्तर है ना ये लीलाधर जगुड़ी हैं और इनका जो जन्म हुआ ना ये 1942 में टिहरी में हुआ था, टिहरी के धंगल गांव में हुआ था और ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण
साहित्यकार हैं। इन्होंने कई रचनाएं रची हैं, जैसे एक तो हमने खुद ही देख लिया घबराए हुए शब्द, जैसे महाकाव्य के बिना, इस यात्रा में, शंखों के शिखर पर, महाकाव्य के बिना, ढेर सारे इनकी जो साहित्य हैं। और जैसे अनुभव के आकाश में चंद्रमा, बची हुई पृथ्वी, ये तमाम इनकी रचनाएं हैं। और इनकी साहित्यिक सेवा के कारण ना इन्हें वर्ष 1977 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और वर्ष अभी ना हाल में 2018 में इन्हें जो है व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये है लीलाधर जगुड़ी, और ये रहा है, हाँ 1970, ठीक है। तो ये रहा इनकी कुछ कवि मतलब रचनाएं, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गढ़वाल की ताराबाई कहा जाता है? रानी नेपालिया, रानी कर्णावती, तीलू रौतेली, राजमाता गुलेरिया। तो देखिए सही उत्तर है हमारा रानी कर्णावती। तो हुआ ये था कि जब हमने चंद इतिहास में पढ़ा था कि राजा महीपति शाह की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो उनका अल्पायु बेटा पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा। और जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था ना, तो उस टाइम पर जो शाहजहां है उसने अपने राजदूतों को भेजा, लेकिन उनका उचित सम्मान नहीं किया गया। तो इसका परिणाम ये हो गया कि शाहजहां ने एक सेना को भेजा, और जो सिरमौर राज्य यानी कि हिमाचल का एक राज्य था, और इसके अलावा जो गढ़वाल कुमाऊं के राजा से कहा कि यहाँ पे आक्रमण करो। तो कुल मिला के हुआ ये कि नवाजत खां, मुगल सेनापति नवाजत खां ने आक्रमण किया, लेकिन ये सेना हार गई। और रानी ने अपने शत्रुओं को कठोर संदेश देने के लिए उनके नाक कान काटने के आदेश दे दिए। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही रानी की, इसलिए उनको नाक काटने वाली रानी भी कहते हैं। और उनकी तुलना जो है गढ़वाल की ताराबाई और गोलकुंडा की जो है दुर्गाबाई से की जाती है। तो इसलिए हमारा उत्तर जो बी है वो सही है। अब यह है इसकी व्याख्या, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि निम्न में से किसे पर्यटकों की नगरी कहा जाता है? नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार और रानीखेत। हालांकि नैनीताल बहुत फेमस इलाका है, लेकिन एक फेमस इलाका और है, ये कुमाऊं में है। नैनीताल ये जो है अल्मोड़ा जनपद में, इसका नाम है रानीखेत, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ना पर्यटन महत्व के बहुत ढेर सारे स्थल हैं, और हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग यहाँ पर इसकी सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। ये इतना सुंदर है कि जो अमेरिका के जो पूर्व न्यायाधीश थे, जिनका नाम विलियम डोगल्स था, तो उन्होंने तो रानीखेत की सुंदरता के बारे में कहा कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल है। इसी प्रकार से नीदरलैंड के एक उनके राजदूत थे, जिनका नाम है बैरमान, तो उन्होंने ये कहा था कि जिसने रानीखेत नहीं देखा, बैरमान, उसने कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पे इसलिए रानीखेत को पर्यटकों की नगरी भी कहा जाता है। इसका एक नाम ना रानीखेत का जो है या एक नाम कहें या इसका वास्तविक नाम जो है, आपको याद होगा हमने कहा था कत्यूरी राजा सुधारदेव था। तो सुधारदेव की पत्नी जो थी, सुधारदेव, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी, वो यहाँ आती थी, इसलिए इसका नाम जो है रानी का खेत और फिर रानीखेत हो गया। अंग्रेजों ने इसको जो है एक छावनी क्षेत्र के रूप में बसाया और समय के साथ साथ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गया। तो ये है इसका क्या कहते हैं इसको, व्याख्या। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं कि निम्न में से किस स्थल का प्राचीन नाम दरऊ प्राप्त होता है? तो कोई खास बात नहीं, उधम सिंह नगर का एक इलाका है किच्छा, तो उसका इसका नाम जो है पुराना नाम हमें दरऊ प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर सरकार द्वारा किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? इससे पहले हम इसका उत्तर दें, लेकिन थोड़ा सा हमें गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो देखिए 10 सितंबर को ना इनका जन्म हुआ था, 10 सितंबर। और इसके बाद की बात करें तो 19, हाँ, तो ये प्रमुख समाजसेवी थे, आंदोलनकारी थे, और जो है प्रमुख नेताओं में से एक रहे। और इनके समाज सेवा के कारण ना तो 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। और 1961 में इनकी पक्षाघात के कारण
पक्षाघात के कारण मृत्यु हो गई थी। और 1965 में इनके नाम पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। और इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 1965। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अलग से किसी टॉपिक में बात करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार हमारे 25 प्रश्नों का एक सेट फिर से तैयार हो गया। आशा करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, और इसी तरह से जो है हम आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे। और कोई भी ऐसा कोई जो प्रश्न नहीं होगा, ऐसे हम प्रयास करेंगे कि जो छूट जाए, और प्रश्नों के माध्यम से सारा लिटरेचर पूरा कर लेंगे। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।